So 40 students have joined. We are waiting for some more and then we will start. आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। थोड़ा सा हमने पढ़ा था, थोड़ा और उस पे आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखो क्या है। हमने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करी और हमने कहा भाई स्नेल्स लॉ लगता है। ठीक है, अब देखो इसी में जो एक सब टॉपिक होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू पैरेलल ग्लास स्लैब। एक पैरेलल ग्लास स्लैब की वजह से रिफ्रैक्शन। मतलब देखो कुछ इस तरह का है। वी हैव अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये जो दो सरफेसेस हैं, आमने सामने वाली सरफेसेस जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, कुछ ऐसी मान लेते हैं। नाउ दिस गेट्स इंसिडेंट एट एंगल आई। अब क्या होगा,
यहां से रे रिफ्रैक्ट, और मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा आर, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, सेकंड सरफेस पे जब ये रे आकर के गिरी, तो यदि ये एंगल आर है तो इधर जो है ये एंगल बन रहा है, क्या ये भी आर ही हो जाएगा? बिकॉज दीज टू नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये एंगल भी आर हो जाएगा। अब ये एंगल अगर आर हो गया है, मान लेते हैं अब रे जो है वो किसी ई एंगल पर इमर्ज होती है। कितने एंगल पे इमर्ज होती है बेटे? एट सम एंगल ई। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है उसको क्या कहेंगे? इमर्जेंट। यहाँ पर कोई सराउंडिंग्स है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NS, एयर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, और इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NG। अब देखो क्या होगा, हम पहली वाली सरफेस पर, मतलब ये ए पॉइंट पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर स्नेल्स लॉ लगाएं, तो हमें मिलेगा NS इंटू साइन आई इज इक्वल टू NG इंटू साइन आर। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। और ये हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ एट ए लगाया। उसी तरह से स्नेल्स लॉ एट बी लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NG इंटू साइन आर इज इक्वल टू NS मल्टीप्लाइड बाई साइन टी। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी NG साइन आर आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में भी NG साइन आर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। LHS ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू RHS ऑफ सेकंड। तो फ्रॉम वन एंड टू मैं क्या बोल सकता हूँ, NG इंटू साइन आर ये बराबर है किसके, NS इंटू साइन, NG इंटू NS इंटू साइन आई, सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, LHS ऑफ वन बराबर होना चाहिए किसके, RHS ऑफ टू के। तो उस हिसाब से मेरे पास आ जाएगा NS इंटू साइन आई is equal to NS into sin E. That means I is equal to E. मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा ये भी बराबर ही होगा किसके बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब इज जीरो। ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट होते समय जिस डायरेक्शन में रे जा रही थी उससे बाहर निकलने के बाद भी उसी डायरेक्शन में रे जा रही है, तो टोटल डेविएशन ड्यू टू ग्लास स्लैब को कितना कहेंगे हम, जीरो ही कहेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, लेकिन कुछ तो स्लैब ने किया है, क्या किया है वो समझें कि इंसिडेंट रे को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया।
इस तरह से इंसिडेंट रे को क्या कर दिया बेटे, शिफ्ट कर दिया है, या यूं कहें कि क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। ये जो हमने एरो बनाया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन इंसिडेंट रे। और देखो ये यहाँ पे भी बराबर ही होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पर बराबर ही होगी। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे भाई, लैटरल शिफ्ट, इसको कहेंगे लैटरल शिफ्ट। ठीक है बच्चों, अब ये ए पॉइंट है, ये बी है, इसको आप सी पॉइंट मान लो, और इसको हम इधर आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो इसको डी पॉइंट। हमें थिकनेस ऑफ द स्लैब दी हुई है, उसका थिकनेस है टी, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी। अब ये जो बीसी जो डिस्टेंस है ना, बीसी ही है लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो ये पता लगाने के लिए वी कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, कंसीडर ट्राइंगल ए बी। अब ध्यान दो बेटे, ये जो पूरा एंगल है ये आई के बराबर, दिस एंटायर एंगल इज आई, और ये आर है। तो इसका मतलब ये जो छोटा एंगल बन रहा है ये वाला, है ना, दैट इज एंगल बी ए सी। ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा आई माइनस आर। इस एंगल का साइन कंसिडर कर लो तो, साइन ऑफ आई माइनस आर, तो ये किसके बराबर होगा बेटे, अपोजिट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज AB। तो BC की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, AB इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, ये BC इतना आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये BC AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, है ना। नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB, कंसिडर ट्राइंगल ABD, कंसिडर ट्राइंगल ABD to calculate AB। तो देखो क्या है, ट्राइंगल ABD कौन सा है बेटे, ट्राइंगल ABD है ये वाला। इसमें एक एंगल तो कितना है, R के बराबर है, ये वाला एंगल R है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंसिडर द वैल्यू ऑफ cos R। तो cos R को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस, बेस इज AD and hypotenuse is AB. AD is nothing but the thickness of the slab divided by AB. So this implies AB की क्या वैल्यू आ जाएगी, T डिवाइडेड बाय cos R। अब यहां से जो AB की वैल्यू आई है बच्चों, इसको हम इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 3। AB कितना है, T डिवाइडेड बाय cos R।
तो इसका मतलब जो BC जो डिस्टेंस है, या जिसको हम लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो किसके बराबर आ रहा है भाई? T साइन I माइनस R डिवाइडेड बाय कॉस। और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के रूप में ही हमको इसको याद रखना है। T साइन I माइनस R डिवाइडेड बाय कॉस R। कोई डाउट तो नहीं है भाई लोगों को? नो सर। प्रीवियस स्लाइड देख लो। हाँ बेटा, हो गया। ओके, है ना? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमें किसी रे के बारे में कहा जाए, पैरेलल ग्लास स्लैब पे वो इंसिडेंट हो रही है एट सम गिवन एंगल, और हमसे पूछा जाए कि भाई ये कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट इस ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब की वजह से रे का हो जाएगा, वो पता करने के लिए इसको यूज करेंगे ना। देखो, जैसे बड़ा सिंपल सा सवाल इस पे बन सकता है, यही कि सारे पैरामीटर्स हमको दे दिए जाएं। एक ग्लास स्लैब है और 20 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, और एक लाइट रे को हमने क्या किया, उस पे इंसिडेंट किया। एट एंगल कितना? 45 डिग्री, या लेट्स से कोई रैंडम एंगल लेते हैं, है ना, और 45 डिग्री ही ले लेते हैं। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 3/2। तो हमें क्या पता करना है? फाइंड टोटल डेविएशन एंड लैटरल शिफ्ट ड्यू टू द ग्लास स्लैब। तो भाई हमें देखो, टी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं?
लेट अस अप्लाई स्नेल्स लॉ। यहाँ पर एयर है आसपास, ये हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 × साइन आर, यानी साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/3, या साइन आर को √2/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल की ऐसे कल्पना करूं और उसके एक एंगल को आर मान लूं, तो सामने वाली साइड √2 और हाइपोटेनियस 3 के बराबर हो जाएगी। बेस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 9 - 2 यानी 7। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से तो मैं कॉस आर वगैरह सबकी वैल्यू पता लगा सकता हूँ। जैसे कॉस आर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √7/3। तो ये लैटरल शिफ्ट को लिख देंगे अपन, टी की जगह लिख दें 20 सेंटीमीटर इंटू साइन आई माइनस आर। इसको क्या ऐसे लिखते हैं क्या, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, दोनों को अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दो, तो साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टेन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 डिग्री है, तो इधर भी साइन 45 इधर कॉस 45, दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई √2, ये तो अलग आ जाएगा। और 1 - tan r आ रहा है, तो tan r कितना होगा, √2/7, √2/√, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 27 - √2/, ऐसा लैटरल शिफ्ट इसका हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर स्लैब के दोनों, ये ध्यान दो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन ही, ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, मीडियम ऑन बोथ साइड्स मस्ट रिमेन सेम। देखो अगर दोनों तरफ मीडियम सेम नहीं हुए, तब तो क्या होगा, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही नहीं हो पाएगी। अगर स्लैब के दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हैं, तो फिर क्या होगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ही एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाएंगी, तो टोटल शिफ्ट और डेविएशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों तरफ मीडियम सेम। अच्छा, एक बात और मान लो हमसे पूछ ली जाए कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम spent by the ray inside the glass slab। ग्लास स्लैब के अंदर ये कितना समय बताती है, ये हमें पता
देखो क्या हो रहा है बेटे, 45 डिग्री एंगल पे रे आई थी और किसी आर एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई। राइट। इनको नाम मत, एबीसीडी वही चल रहा है अपना पुराना वाला, ये ए, ये बी और ये वाला पॉइंट है। अब देखो बेटे, टाइम को क्या लिख देंगे अपन, टाइम को लिख देंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस मतलब ग्लास स्लैब के अंदर कितना डिस्टेंस चला, स्पीड मतलब ग्लास स्लैब के अंदर की स्पीड। तो स्पीड इन ग्लास स्लैब को क्या लिख दूंगा, सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3/2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर। अब यदि मुझे डिस्टेंस पता चल जाए कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये डिस्टेंस तो ए बी के बराबर चला होगा ग्लास स्लैब के अंदर। अब ए बी कैसे पता लगा सकते हैं, ये थिकनेस हमें दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो कंसिडर द वैल्यू ऑफ कॉस आर। कॉस आर किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय कॉस। अब ये आर की वैल्यू पुट कर दें अपन यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आर √7/3 आया था, तो 20 डिवाइडेड बाय √7/3 इतना सेंटीमीटर, या 0.6 डिवाइडेड बाय √7 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 0.6 डिवाइडेड बाय √7 डिवाइडेड बाय स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय √2 × 10⁻⁻8। 1/√2 वैसे 0.707 होता है। सर वो √7 होगा। अरे हाँ, ये क्या होगा, √7। ये कुछ इतना टाइम लगेगा, ये मीटर पर सेकंड नहीं आएगी, यूनिट भी क्या आएगी, सेकंड। और एक कई डाउट्स इकट्ठे हो गए। एक स्लाइड पहले की काफी डिमांड आ रही है, ये रही।
हम्म। हाँ, यहाँ पर एक √2 भी आएगा। हाँ बेटा, ये स्लाइड देख लिया सबने? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये डिस्टेंस की कैसे कैलकुलेशन करी, समझ में आया? डिस्टेंस अपॉन हाँ स्पीड सर। कर दिया तो टाइम आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/√7 नैनो सेकेंड। 3/√7 नैनो। देखो, ये तो स्लैब से शिफ्टिंग के क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले सब टॉपिक की, विच इज इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन। देखो, ये तुमने कई बार डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम किसी वेसल के बेस पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट देखें या वेसल के बेस को ही देखें, तो हम क्या पाते हैं कि जो apparent depth of the vessel, it is lesser than the actual depth of the container, है ना? मतलब जब ये ऑब्जर्वर इस बेस को देखेगा तो वो उसे यहाँ ना दिखाई दे करके थोड़ा ऊपर दिखाई दे, राइट? और इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि इतना ही सिर्फ क्या है, डेप्थ ऑफ द वेसल है। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और वास्तव में जो डेप्थ है बेस की वो तो इतनी, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल। रियल डेप्थ को हम डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एपरेंट डेप्थ को डी डैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा होता क्यों है उसको हम समझते हैं। देखो, ये जो ऑब्जर्वर है, इसकी आंख में जब इस वाली जगह से रेज जाएंगी तो क्या होगा, देखो। देखो, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर जो है वो हवा में। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होंगी, एक तो मैंने नॉर्मली इंसिडेंट रे कंसिडर कर ली कुछ इस तरह से। ये जो नॉर्मली इंसिडेंट रे है, इसका तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ये तो एज इट इज इस आंख में मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं जरा से भी एंगल वाली कोई और रे कंसिडर करता हूँ,
अब इस रे का क्या होगा, ये रे क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। और क्योंकि ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई है तो इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, एक और जो रिफ्रैक्टेड रे थी उस पर किसी और पॉइंट पर ये कट करेगा। और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बड़ा बड़ा बनाता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें क्लियरली दिखाई दे जाए। बाद में हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, वो उस पर अपन वी कैन कम बैक टू दैट लेटर। अभी के लिए तुम ऐसे समझो ये इंटरफेस है, नीचे कोई मीडियम है, ऊपर मान लो एयर है, और ऑब्जर्वर भी कहाँ पे है, ऑब्जर्वर इज ऑल्सो इन एयर एंड देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम। तो एक रे तो सीधे चली गई इसकी आंख में, दूसरी रे जो है वो इस तरह की बनी। और ये जो रिफ्रैक्ट रे हुई है इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये नॉर्मली रिफ्रैक्टेड रे को किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आई पॉइंट पर। अब यहाँ जो ऑब्जर्वर है इसको तो लगेगा कि रेज आई पॉइंट से आ रही है, इसको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ से आ रही है, इसको क्या लगेगा, आई पॉइंट से आ रही है। तो आई क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ ऑब्जर्वर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर को क्या है, ये ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देगा उसको, तो सिर्फ इसकी इमेज दिखाई देगी क्योंकि उसकी आंख में जाने वाली रेस तो आई पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। देखो बेटा, इसमें क्या है, देखो ये जो ऑब्जर्वर है ना, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इसको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, आई पे रखा हुआ है। क्योंकि जो रेज मीडियम में चलती हुई एयर में जा रही है वो रेज ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऑब्जर्वर पानी में ही होता, इस तरह का कोई ऑब्जर्वर होता, तो उसकी आंख में रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से सीधे चली जाती बिना रिफ्रैक्ट हुए, तो उसको तो ये अपनी ठीक पोजीशन पे दिखाई देगा। लेकिन जो हवा में बैठ करके पानी में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसको ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखाई दे करके थोड़े अलग जगह पर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर दो बातें डिफाइन करते हैं, एक तो कहते हैं एक्चुअल डेप्थ, जो ऑब्जेक्ट की सरफेस से डिस्टेंस होती है उसको तो क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ।
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और ये एपरेंट डेप्थ क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस। अब ये डी डैश और डी में क्या रिलेशन है, यही हमें पता करना। तो ध्यान दो, मान लेते हैं ये पॉइंट तो है ए और ये वाला पॉइंट है बी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है आर। ये आर है तो ये पूरा एंगल भी आर होगा, तो ये भी आर होगा। और ये आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। तो क्या हो जाएगा बेटे? कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी। कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी। अब इसमें अगर हम tan आई की वैल्यू लिखें, tan आई, तो tan आई कितना आएगा बेटे? ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ। दैट मीन्स ए बी कितना आ गया? ए ओ इंटू tan आई। अब ए ओ जो है यही तो है एक्चुअल डेप्थ, जिसको डी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा डी tan आई, एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह से ट्राइंगल ए आई बी में देखो आप, हम कंसिडर करें tan आर, तो tan आर कितना हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाई ए आई। और ए आई जो है यही है एपरेंट डेप्थ, जिसको डी डैश बोलते हैं। तो ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी? डी डैश इंटू tan आर। ये ए बी की वैल्यू है। अब ये दोनों जगह से ए बी और ए बी को हम इक्वेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी tan आई इज इक्वल टू डी डैश tan आर। डी tan आई इज इक्वल टू डी डैश tan। इसका मतलब डी डैश की क्या वैल्यू आ गई है बेटे? डी tan आई बाई tan आर। डी डैश की वैल्यू आ गई है डी tan आई डिवाइडेड बाई tan आर, है ना? अब यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, assuming that the observer views the object normally, that is only those rays which are incident at very small angle I are able to enter observer's eye.
बहुत कम एंगल बनाने वाली रे ही ऑब्जर्वर की आंख में एंटर कर पा रही। तो सिंस आई इज स्मॉल, this implies R will also be small, and hence tan I by tan R को approximately sin I by sin R लिखा जा सकता है। एंड एज पर स्नेल्स लॉ sin I by sin R को क्या लिख देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। और फिर इसको हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दें तो डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी इंटू एन आर डिवाइडेड बाई एन आई, या डी डैश की वैल्यू आ जाएगी डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर। ये ऐसी वैल्यू इसकी डी डैश इक्वल टू डी टेन आई बाई टेन, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जबकि इसमें एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? ये पूरा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या माना हुआ है? assuming that the observer views, इसको लिखने क्या, views the object normally, assuming that the observer views the object normally, that is, देखो मतलब किस तरह की सिचुएशन बनेगी तभी ये फॉर्मूला यूज करोगे कि ऑब्जेक्ट इधर है और ऑब्जर्वर कुछ ऐसा है ना। मतलब या तो उसकी आंख में नॉर्मली रे जा रही है, या अगर टेढ़ी वाली रे भी जा रही है तो बहुत कम एंगल वाली रे जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एंगल वाली रे। अगर मान लो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है और हम यहाँ कहीं से बैठ के इसको देख रहे हैं, तो इस केस में तो क्या होगा? इसकी आंख में वही रे जा पाएंगी जो थोड़ा ज्यादा एंगल बना रही है। अब वो रे जाएगी तो उन रे के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में ही ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना। डी डैश और डी की तो मैं डेफिनेशन पहले लिख ही चुका था। एन आई क्या है? एन आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which incident rays travel। और एनआर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which refracted rays travel। ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि एक तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है ना। ये एक कंटेनर है, इसमें जो डेप्थ ऑफ द कंटेनर है वो है कितना? 24 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर व्यूज द base of the container normally। हमें पता करना है
find the apparent depth of the water in the container. तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है d डैश इक्वल टू d बाई एन आई बाई एन आर। होगा क्या, ये जो ऑब्जर्वर है वो इस बेस को देखना चाहता है, इसमें क्या होगा, रेज ऐसे जा करके थोड़ा और रिफ्रैक्ट होकर के इसकी आंख में एंटर करेंगी। तो डी डैश को हम लिखेंगे डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर। तो डी डैश की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 3 बाई, यानी डी डैश 18 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, लेकिन इसको लगेगा कितना, 18 सेंटीमीटर ही डीप है। प्रीवियस स्लाइड कई लोगों को देखना है, I'll go back। ये रहा प्रीवियस स्लाइड। हमारा हो जाए तो मेरे को इन्फॉर्म करना। हाँ बेटा, ये नोट किया। हो गया सर, लिख के। देख, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको जो इस पेज पे है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। देखो, हमें कहा जाए कि एक कंटेनर है जिसकी टोटल हाइट है कैपिटल एच। हमें पूछना जाना है अप टू व्हाट हाइट should water refractive index equal to 4/3 be filled in the container so that the container
appears half filled, आधा भरा हुआ दिखाई, ठीक है। इतनी हाइट तक इसमें पानी भरे हैं कि कंटेनर कैसा दिखाई दे, हाफ फिल्ड दिखाई दे। इसको ट्राई करो सब लोग, क्या आंसर आता है। हाँ, अज्यूम नॉर्मल व्यूइंग, ठीक है, हमें मानना है अज्यूम। कई लोगों के आंसर आए हैं। 2h/3, 2h/3, कई लोगों का आंसर 2h/3 आया है। देखो, 2h/3 तो आंसर नहीं है इसका, 3h/8 भी नहीं है। जिन्होंने 2h/3 किया ना, उन्होंने कैसे किया ये मेरे को पता है। उन्होंने क्या किया, लिखा भाई d डैश इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई ni/nr। मान लेते हैं कि पानी हमने कुछ कितनी हाइट तक भर दिया, स्मॉल h हाइट तक पानी भर दिया, और यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देखता है, या लेट्स से थोड़ा ऊपर से देखता है, खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको जो डेप्थ नजर आ रही है वो h डैश है, और वो किसके बराबर होगा, h डिवाइडेड बाई 4/3/1। रेज पानी से एयर में जाएंगे,
और एच डैश को उन्होंने रख दिया कैपिटल H/2 इक्वल टू 3H/4। तो इससे उनका आंसर आ गया H इक्वल टू 2H/। पर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये गलत है। क्यों गलत है? देखो ये बोल रहे हैं कि आधा भरा हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कैपिटल H डेप्थ नहीं रह जाएगी अब इस कंटेनर, है ना। अगर मैं ये वाली जो अनफिल्ड पार्ट है उसको कैपिटल H-H कहूं, तो टोटल डेप्थ ऑफ वेसल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अब वेसल को जब देखेगा तो उसको टोटल डेप्थ कितनी दिखाई देगी? H-H तो अनफिल्ड पार्ट की डेप्थ, और भरा हुआ कितना दिखाई देगा? H डिवाइडेड बाई 4/3/1, यानी H-H प्लस 3H/4, मतलब कितना? H-H/4। इतना उसको टोटल डेप्थ ऑफ द वेसल दिखाई देगी। और डेप्थ ऑफ फिल्ड पार्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये कितना आएगा? ये आएगा H डिवाइडेड बाई 4/3/1, मतलब 3H/4 आएगा। अब ये जो फिल्ड पार्ट है ये आधा होना चाहिए टोटल डेप्थ जो उसको दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल H-H/4 का आधा होना चाहिए। तो ये यहाँ से ऐसे 2 कैंसिल होगा, 3H/2 प्लस H/4 इज इक्वल टू कैपिटल H। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से 4 एलसीएम आता है, 6H प्लस H इज इक्वल टू कैपिटल H, यानी स्मॉल h की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 4H/7। ऐसी स्मॉल h की वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आई भाई सबको? Yes, sir. एक बार फिर से समझो बेटे, क्वेश्चन क्या था? ये पूछ रहे हैं कितनी हाइट तक हम कंटेनर में पानी भरें ताकि वेसल ऑब्जर्वर को आधा भरा हुआ दिखाई दे, सो दैट टू द ऑब्जर्वर वेसल अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो अब ये जो ऑब्जर्वर है इसको टोटल डेप्थ ऑफ द वेसल कैपिटल H नहीं दिखाई देगी, इसको टोटल डेप्थ ऑफ द वेसल कितनी दिखाई देगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो फिल्ड पार्ट की डेप्थ दिखाई देगी, और H डिवाइडेड बाई 4/3, ये एम्प्टी पार्ट दिखाई देगा और इतना फिल्ड पार्ट दिखाई देगा, और इन दोनों को ऐड करके अपने पास कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ वेसल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और जो फिल्ड पार्ट है
वो उसका कैसे पता लगाएं, h/4/3/1 यानी 3h/4 फिल्ड पार्ट की गहराई दिखाई देगी उसको। और फिल्ड पार्ट जो है वो टोटल का आधा होना चाहिए, तो 3h/4 को मैंने क्या किया, हाफ ऑफ कैपिटल H माइनस h/4, तो उससे स्मॉल h 4h/7। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते थे, पहले ये वाला नोट कर लो सब लोग। हाँ बेटे, समझ में आ गया ना अब ये क्वेश्चन? यस सर, आगे। सबको आ गया? कोई है ऐसा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया हो? ओके, कैन वी मूव ओवर टू न्यू पेज? यस सर। देखो मैं बोल रहा था कि बेसिकली हुआ क्या कि ये जो बेस है ना, बेस जो कि इस जगह पे है, यहाँ पे, वो अब इस ऑब्जर्वर को थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई देने लग गया। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस है वो तो उसी जगह पे दिखाई दे रही है। तो ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये टोटल डेप्थ इतनी, तो टोटल डेप्थ कितनी हो गई, h-h प्लस ये वाली डेप्थ, ये तो है h-h, और ये वाली डेप्थ क्या है, 3h/। तो टोटल डेप्थ क्या दिखाई दे रही है उसको, h-h प्लस 3h/4, और भरा हुआ पार्ट कितना दिखाई दे रहा है, 3h/4। तो 3h/4 जो है वो इसका आधा हो जाना चाहिए। या इसको ऐसे भी कर सकते थे अपन, देखो कैसे, हम ऐसे कर देते कि ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या हो सकता था, देखो आधा भरा हुआ दिखाई दे इसका मतलब क्या है, जो खाली पार्ट है वो भरे पार्ट के बराबर आ जाए। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी लेंथ इज इक्वल टू फिल्ड लेंथ। एंड व्हाट इज एम्प्टी लेंथ, कैपिटल H माइनस H। व्हाट इज फील्ड लेंथ, 3h/4। तो कैपिटल H बराबर हो जाएगा H प्लस 3h/4, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 7h/4 के। तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 4h/7। ऐसा करोगे तो जल्द बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये वाला मेथड समझा भाई? हाँ सर। यस सर। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, जो खाली वाली लेंथ है कैपिटल H माइनस H, और जो भरी वाली लेंथ है, ये दोनों आपस में बराबर हो जानी चाहिए। यही तो है आधा भरेगा। तो कैपिटल H माइनस H को किसके बराबर कर दिया, 3h/4 के। उससे आपके पास H की वैल्यू आ
समझा? Can we move over to Yes, next sir. page now? Yes, sir. Okay. Now I'm moving over to the next page. Next slide. देखो ये जो फॉर्मूला है d dash equal to d by n relative, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल जाएगा? d by dt of d dash is equal to 1 by n relative into d by dt of d। अब d by dt of d dash क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। इमेज की डिस्टेंस जो है वो सरफेस से किस तरह से चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई एन रिलेटिव इंटू डी बाई डी टी ऑफ डी। ये पता चल जाएगा कि किस रेट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस चेंज हो रही है। इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। और ये कौन सी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है बेटे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना, along the normal to the surface. These velocities are along perpendicular to the surface. ठीक है, अगर सरफेस रेस्ट पे है तो यही वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी हो जाएंगी, है ना। देखो कैसे, मान लो जैसे हमसे कहा जाए कि ये एक कोई लेक है, यहाँ पे फिश और यहाँ पर कोई बर्ड, ठीक है। फिश जो है वो ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से? 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, और बर्ड नीचे आ रही है किस वेलोसिटी से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें पता करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड with respect to the fish, and also find velocity of fish with respect to bird, velocity of fish with respect to bird।
तो कैसे पता करें? पहला पार्ट, वेलोसिटी किसकी पता लगानी है? बर्ड की। किसके रेस्पेक्ट में? फिश के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया बर्ड, और देख कौन रहा है उसको? मतलब ऑब्जर्वर कौन हो गया बेटे? ऑब्जर्वर हो गई फिश। इसका मतलब रेस जो है वो बर्ड से चल करके और फिश तक पहुंच रही है, ऐसा वाला कुछ बात। तो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, और रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया कितना? 4/3। तो क्या आ जाएगा भाई? हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो यहाँ पे सरफेस तो रेस्ट पे ही है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय NI/NR लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बर्ड है, तो उसकी वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई, डिवाइडेड बाय 1/4/3। तो ये कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में आ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है बेटे, कि अगर पानी में कोई ऑब्जर्वर ऐसा होता जो कि रुका हुआ होता, ये फिश ही अगर रुकी हुई होती, तो उसको बर्ड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आते हुए दिखाई देती, तब अगर फिश रुकी हुई होती तो। लेकिन यहाँ पर फिश खुद ऊपर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। वेलोसिटी ऑफ इमेज को रखते हैं -4, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो -4 माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है? +12। तो -4 -12 मतलब कितना? -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा आ जाए। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड। ये ऐसा, ये नोट कर लो भाई सब, देख लो इसको। हाँ देखो, एक बार और इसको समझो आप बेटे। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा था? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। किसकी वेलोसिटी? बर्ड की वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? फिश के रेस्पेक्ट में। अब देखो बेटे, फिश जो है वो पानी में है,
जब ये बर्ड को देखेगा तो उसको बर्ड नहीं दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा, बर्ड की इमेज दिखाई देगी, राइट। अब इमेज की वेलोसिटी पता लगाने के लिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू 1/n रिलेटिव इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ऑब्जेक्ट तो बर्ड खुद है, तो उसकी वेलोसिटी की जगह मैंने 3 रख दिया, डिवाइडेड बाय n रिलेटिव। n रिलेटिव मतलब क्या है, n रिलेटिव इज नथिंग बट ni बाय nr। उसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है n रिलेटिव। तो ni हो गया 1 और nr हो गया 4/3, तो 1/4/3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पानी के अंदर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा तो उसको बर्ड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आती हुई दिखाई देती है ना। लेकिन फिश खुद 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को वेक्टोरली सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, -4 में से +12 सबट्रैक्ट कर दिया, तो -4 माइनस ऑफ +12, तो वो आ गया -16 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं, ये फॉर्मूले याद रखना है, जो फॉर्मूले मैं बताता जा रहा हूँ वो तो याद रखने ही है। नहीं नहीं, स्क्रीन हैंग नहीं हुआ है, अभी हम उसी पेज पे हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 8। ओके, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो देखो क्या है, ये फिश, यहाँ पर बर्ड, ये 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और बर्ड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ। अब किसकी वेलोसिटी निकालनी है, फिश की। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया बेटे, ऑब्जेक्ट हो गया फिश। किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बर्ड के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, बर्ड। ठीक है, तो रेज जो है वो फिश से चल करके और बर्ड की तरफ जा रही, मतलब एन आई को लेंगे 4/, और एन आर को लेंगे कितना, 1। इंसिडेंट वाटर में और जा रहा है एयर, राइट। तो क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस अपॉन एन आई बाई एन आर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, अब सरफेस तो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिश है तो 12 डिवाइडेड बाई 4/3/1, तो ये 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या है, ये किसके रेस्पेक्ट में होता, अगर एयर में कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर होता या बर्ड ही रुकी हुई होती तो उसको फिश लगता 9 से ऊपर आ रही है ना। लेकिन बर्ड खुद 3 से नीचे जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ इमेज 9 है और वेलोसिटी ऑफ बर्ड -3 है, तो ये 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा। ये ऐसा आंसर आएगा।
ये बात समझ में आई भाई? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा सेम आ सकता है, सेम कहाँ आ रहा है? अच्छा, हाँ आ सकता है। देखो इट इज मियर कोइंसिडेंस राइट, क्योंकि 3 कम हुआ और 3 ही बढ़ गया। है ना, सेम आ सकता है, बट इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम याद रख लो कि भैया सेम ही आता है। ओके 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 ओके, आई नो आई नो। ये समझ में आ गया ना, बस इसके बाद अपन इसको वाइंड अप ही कर रहे हैं, बस ये इस वाले क्वेश्चन के बारे में मैं देख रहा हूँ, सबको समझ में आ गया? ओके ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आप लोगों को टेस्ट में यहीं तक आएगा। अ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपके थोड़े से बाहर से आ जाए। इस इस पे एक लेक्चर और आगे, एक और लेक्चर और मिल जाता हमको तो अपन लगभग पूरा कर ही लेते। रिफ्रैक्शन आएगा, यस यस। आज आज तक जहां तक पढ़ा है वो पूरा पढ़ना है। कल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग बताएं किस समय पर आएंगे? सुबह? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं कल का कुछ अरेंजमेंट करके आपको बताता हूँ। मॉर्निंग 8 देर इज सम अदर क्लास, लेकिन हम देखते हैं क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं आपको। अभी तो आप क्लास के लिए भले ही जाओ अपनी, है ना। और ओके। अच्छा, अगर 11 से रखें तो? 11 o'clock का ओपिनियन कैसा है? ठीक है, ठीक है बेटा, आई गॉट योर पॉइंट। तो